हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम स्टडी करने वाले हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है। नेशनल इनकम की पार्ट 1 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, जिसके अंदर मैंने आपको नेशनल इनकम की मीनिंग और डेफिनेशंस जो है एक्सप्लेन करी थी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम जो है, फीचर्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये याद रखना है सबको। फीचर्स का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक। तो नेशनल इनकम के बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं। यहाँ पर 7 फीचर्स हैं नेशनल इनकम के, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं लाइव टेस्ट लेती हूँ तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। फर्स्ट वन है मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट नेशनल इनकम एक पूरी की पूरी कंट्री की इनकम होती है। जब कंट्री की इनकम की हम बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे, मतलब लार्जर कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इंडिविजुअल की इनकम बिल्कुल भी नहीं हम बात कर रहे हैं। तो जब हम माइक्रो लेवल पे स्टडी करेंगे तो हम इंडिविजुअल की इनकम को स्टडी करेंगे। और यहाँ पर जब हम नेशनल इनकम, एक पूरी की पूरी कंट्री की इनकम की बात कर रहे हैं, ये पूरी कंट्री है, इसकी नेशनल इनकम है, और ये नेशनल इनकम जब हम स्टडी करेंगे तो ये एक मैक्रो इकोनॉमिक का कंसेप्ट हो जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपको पहले ही बताया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है एग्रीगेट को स्टडी करता है, ठीक है। एग्रीगेट मतलब लार्ज, बहुत बड़े लेवल पे जब स्टडी होती है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स से हमने चैप्टर 1 के अंदर कवर किया है। जिसने भी नहीं देखा है, चैप्टर 1 का वीडियो अच्छे से देखना, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। National income represent income of the economy as a whole rather than of an individual, hence it is macroeconomic concept। तो ये इसलिए एक मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है क्योंकि यहाँ पर पूरे के पूरे एक कंट्री की इनकम स्टडी हो रही है, ना कि एक इंडिविजुअल की। नेक्स्ट फीचर है वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल, ये वर्ड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सबको याद रखना है। यहाँ पर जो है वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम नेशनल इनकम काउंट करेंगे तो नेशनल इनकम के अंदर क्या क्या आना चाहिए? नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आनी चाहिए। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? अवॉइड डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग को अवॉइड करना पड़ेगा, डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनको हम कंसिडर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पर हम इंटरमीडिएट को गुड्स को कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है शर्ट का, देखो एग्जांपल आपको टेक्स्ट बुक में भी बताया है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है शर्ट का, ठीक है। तो शर्ट के जो प्राइस होता है, अब हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि हम वहाँ पर कॉटन का भी जो है प्राइस को अलग से जोड़ें, ठीक है। अलग से यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जोड़ना है, क्योंकि शर्ट बनाने के लिए जो कॉटन लग रहा था, जो कॉटन का क्लॉथ लग रहा था, उसको हमने पहले ही शर्ट के प्राइस में इंक्लूड कर लिया है। इसलिए हमें ये ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी कि हम कॉटन के जो प्राइस को अलग से जोड़ें। नो नीड टू टेक द वैल्यू ऑफ कॉटन एज इट ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द शर्ट। तो जो शर्ट का प्राइस है उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है कॉटन के जो क्लॉथ और कॉटन का प्राइस, ठीक है। तो उसका प्राइस पहले से ही इंक्लूड होने की वजह से हमें यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि शर्ट के प्राइस को अलग से जोड़ना है, कॉटन के प्राइस को अलग से जोड़ना है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर अगर ब्रेड का एग्जाम्पल लेंगे तो जो ब्रेड है, ब्रेड एक फाइनल प्रोडक्ट है। तो ब्रेड के जो बनाने में हमें यूज़ होता है वो होता है फ्लोर, ठीक है। फ्लोर यूज़ होता है तो वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, और फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? ब्रेड होता है। तो ब्रेड का जो प्राइस है वो यहाँ पर, ब्रेड जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका यहाँ पर वैल्यू कंसिडर करना है। और यहाँ पर अलग से ज़रूरत नहीं है कि जो ब्रेड को बनाने के लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लगे थे वो भी यहाँ पर कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है।
नॉट कंसिडरिंग द इंटरमीडिएट गुड, इंटरमीडिएट गुड्स को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है, नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट जो कि एक ब्रेड है उसको ही कंसिडर करना। और यहाँ पर फ्लोर के प्राइस को अलग से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये बता रही हूँ क्योंकि वो पहले ही इंक्लूडेड होता है उसके अंदर, ठीक है, प्राइस पहले ही इंक्लूड होता है, इसलिए अलग से जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, अलग से जोड़ना नहीं है किसी भी प्राइस को। तो यहाँ पर सिर्फ फाइनल गुड्स को जो है जगह देनी है नेशनल इनकम के अंदर। तो प्रोडक्शन ऑफ शर्ट, शर्ट के प्राइस को, और ब्रेड जो मैंने दूसरा एग्जांपल दिया, शर्ट का जो एग्जांपल था उसमें सिर्फ और सिर्फ शर्ट का प्राइस है, और यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूडेड है कॉटन का प्राइस, तो अलग से कॉटन को मत जोड़ना। तो ये जो डबल काउंटिंग होती है उसको अवॉइड करना है, ठीक है। और यहाँ पर फाइनल गुड्स ही होने चाहिए, फाइनल गुड्स के ही जो वैल्यू है उसी को कंसिडर करेंगे नेशनल इनकम के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, नेट एग्रीगेट वैल्यू, ओनली नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट बताया है डेप्रिसिएशन कॉस्ट, ठीक है, डज नॉट इंक्लूड द डेप्रिसिएशन कॉस्ट। डेप्रिसिएशन कॉस्ट का मतलब होता है वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल एसेट। अब ये भी आपको समझना चाहिए, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक इकोनॉमिक टर्म है और ये वर्ड है, ठीक है। डेप्रिसिएशन हम इकोनॉमिक्स के अंदर यूज करते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है, वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है। तो जो भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जो भी एक हमारे पास जो प्रोडक्ट है तो उसका वैल्यू क्या होता है, कम होने लगता है, उसका वैल्यू क्या होता है डिक्रीज होने लगता है। द वैल्यू ऑफ द एसेट डिक्रीजेज डे बाय डे और ईयर बाय ईयर। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक लैपटॉप परचेस किया है 35,000 का इन द ईयर 2019, ठीक है, 2019 के अंदर, ठीक है, 2019 के अंदर आपने एक लैपटॉप परचेस किया है 35,000 का। अब आप उसे यूज़ करेंगे, तो जब 2021 होगा तो उस असेट की कीमत डिक्रीज हो जाएगी। असेट क्या था आपका, असेट मतलब जो आपने प्रोडक्ट खरीदा, आपका लैपटॉप था 35,000 का इन द ईयर 2019, और अब ये जो है 35,000 का जो प्रोडक्ट 2021 के अंदर, इसकी वैल्यू जो है कम हो जाएगी, क्योंकि आपने उसे क्या किया, यूज़ किया। ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। लेकिन जब ये जो टेक्निकल टर्म है, इसकी जो अकाउंटिंग की टर्म्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वेरियस टाइप की अलग अलग होती हैं। यहाँ पे सिर्फ इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए मैंने आपको वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल एसेट बताना था, इसलिए आपको एग्जांपल यूज़ करके सिंपल बताया है। डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज इन एसेट वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एसेट डिक्रीजेस ओवर अ टाइम ड्यू टू यूज़ एंड वियर एंड टीयर। मतलब आपने उसके यूज़ किया और वियर एंड टीयर हुआ तो उसका कैपिटल एसेट जो आपका था, वो यहाँ पे जो एसेट आपका था, आपका एसेट क्या था, लैपटॉप, तो उसका जो आपने यूज़ किया तो उसका जो कीमत है वो डिक्रीज हो जाएगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ईयर में उसको डेप्रिसिएशन कॉस्ट, यहाँ पर जो है आपको उसको सही कराने में भी थोड़े से चार्जेस जाते हैं। कभी कभी बैटरी जो है वो लॉस्ट हो जाती है, या फिर जो भी आपकी विंडोज़ में खर्चा आता है वगैरह वगैरह, वो सब मतलब आपको उस पर काम भी करना पड़ता है ना थोड़ा, क्योंकि जो है वो ख़राब भी होता है बीच बीच में। तो ये सब जो है वियर एंड टीयर होती रहती हैं एसेट, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर डेप्रिसिएशन कॉस्ट को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। नेशनल इनकम के अंदर हमें क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है, हमें इंटरमीडिएट गुड्स के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको कंसिडर नहीं करना है। पॉइंट नंबर 3 में हमने क्या सीखा, पॉइंट नंबर 3 में हमने सीखा कि हमें डेप्रिसिएशन कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करना है, हमें वियर एंड टीयर ऑफ द कैपिटल एसेट जो हमें बताया गया है डेप्रिसिएशन कॉस्ट, उसको इंक्लूड नहीं करना है नेशनल इनकम के अंदर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेट वैल्यू होगा एसेट का, वो ही इंक्लूड करना है। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये देखिए 4th पॉइंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल इनकम इंक्लूड नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज डिफरेंस बिटवीन export value and import value and net difference between receipts from abroad and payments made abroad, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो नेट इनकम है वो ही यहाँ पर काउंट करनी है। नेट इनकम,
अब ये जो नेट इनकम जो है वो कैसे पता चलेगी, ठीक है, नेट इनकम कैसे पता चलेगी, तो नेट इनकम का जो यहाँ पर है निकालने के लिए हमें एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करना पड़ेगा। अब ये एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट मतलब जो है एक्सपोर्ट का एक्स होता है और इंपोर्ट का एम होता है, ठीक है। इंपोर्ट का आई मत लिखना, इंपोर्ट का एम लिखना है, इसलिए मैंने समझाने के लिए लिखा है एक्सपोर्ट एक्स और इंपोर्ट एम, ठीक है, ये लिखा है मैंने, ये देखो एक्सपोर्ट एक्स और इंपोर्ट एम, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का मतलब होता है सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, यहाँ पर जो है सेल हो रही हैं गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब अब्रॉड, अब्रॉड मतलब जैसे इंडिया यूएस को सेल कर रही है कोई भी समथिंग चीज़, ठीक है, और या फिर जो है हमारी कंट्री, हम इंडिया को यहाँ पर होम कंट्री लो क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, और इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रही हैं चीज़ें टू अदर कंट्रीज़, यहाँ पर कोई भी कंट्री हो सकती है, यूएस, ईरान, और यहाँ पर आपकी अलग अलग कंट्रीज़ हो गई, जापान, ठीक है, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, कोई भी अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो उनके साथ जो है हमने एक्सपोर्ट किया, मतलब उनको कुछ चीज़ बेची, गुड्स और सर्विसेज हमने बेची, ठीक है। एक्सपोर्ट के अंदर क्या आएगा, एक्सपोर्ट मतलब यहाँ पर सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अब्रॉड, ठीक है, यहाँ पर अब्रॉड याद रखना नहीं तो भूल जाओगे। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट का एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इंडिया टू अदर कंट्रीज़, यहाँ पर कोई भी कंट्रीज़ लिख लेते हैं, इसलिए यूएस लिख लेते हैं, ठीक है, इंडिया टू यूएसए यहाँ पर एग्जाम्पल ले लो, और इंपोर्ट का एग्जाम्पल ले लो यहाँ पर यूएसए टू इंडिया, ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंपोर्ट मतलब हम कुछ अपनी कंट्री में के लिए सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों ने बहुत सारा यहाँ पर जो है प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल के प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करके मंगाते हैं, जो उनका जो डेस्कटॉप वर्जन होता है वो ज़्यादातर हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है, जो एप्पल का स्पेशल डेस्कटॉप वर्जन होता है तो वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है यूएस से, तो वो यूएस से आने के टाइम जो है इंपोर्ट करते हैं हम, तो उस पर वेरियस एक्साइज ड्यूटी, ऑनक्राइव वगैरह, वैट वगैरह सब चीज़ इम्पोज होकर आता है। और यही जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, जो जब हमें क्या करना है, हमें नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जब हम नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना है तो हमें एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट जो है माइनस करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ पर इंडिया क्या एक्सपोर्ट करती है, इंडिया एक्सपोर्ट करती है ज्वेलरी, राइस, और यहाँ पर पैकेज मेडिसिमेंट्स, ये सब इंडिया क्या करती है, बेचती हैं टू अदर कंट्रीज, वेरियस अदर कंट्रीज़ को। और यहाँ पर इंपोर्ट क्या करती है, इंडिया जो है इंपोर्ट करती है, मतलब अपनी कंट्री के अंदर हम मंगाते हैं, यहाँ पर हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मंगाते हैं, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो है फर्स्ट नंबर पे आती है, पेट्रोलियम हम दूसरी कंट्रीज से मंगाते हैं, पेट्रोलियम गैस हम दूसरी कंट्रीज से मंगाते हैं अपनी कंट्री के अंदर, इंडिया की कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये हमें बैलेंस करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, ठीक है, रिसिप्ट्स में से यहाँ पर पेमेंट्स माइनस करनी है। अब यहाँ पर रिसिप्ट्स और पेमेंट्स समझो, रिसिप्ट्स फ्रॉम अब्रॉड, जो हमें रिसिप्ट्स फ्रॉम अब्रॉड मिलते हैं, और पेमेंट जो हमें अब्रॉड में करनी पड़ती हैं, तो इनको जो बैलेंस करने के लिए, नेट इनकम निकालने के लिए, जो अब्रॉड से आई हुई नेट इनकम है, तो उसके लिए करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला है, रिसिप्ट्स में से हमें पेमेंट्स को माइनस करना है, ये याद रखना है, रिसिप्ट्स में से पेमेंट को माइनस करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब हमें नेशनल इनकम का फीचर याद रखना है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालने के लिए हमें एक्सपोर्ट से इंपोर्ट माइनस करना पड़ेगा, रिसिप्ट से और पेमेंट्स माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर, मैंने आपको बताया है फाइनेंशियल ईयर, जब हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो ये एक पर्टिकुलर विद इन टाइम पीरियड होनी चाहिए, विद इन अ ईयर, विद इन अ ईयर मतलब ये एक फाइनेंशियल ईयर है, विद इन अ ईयर, एक ईयर के अंदर। तो एक ईयर कौन सा वाला, फाइनेंशियल वाला ईयर, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर इंडिया का कौन सा है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये फाइनेंशियल ईयर है। टेक्स्ट बुक के अंदर वाला फाइनेंशियल ईयर पढ़ना, ठीक है,
टेक्स्ट बुक में लिखा है, टेक्स्ट बुक रिफ़र करेंगे सभी लोग। टेक्स्ट बुक के अंदर 1 अप्रैल तो 31 मार्च लिखा है, तो टेक्स्ट बुक का फाइनेंशियल ईयर ही हम यहाँ पर रिफ़र करेंगे। अभी जो भी चेंजेस आए हैं उनको आने को टाइम लगेगा, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ। तो चेंजेस आते रहेंगे, उनको हम बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन जो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर इंडिया का अभी तक था, अभी तक जिस समय मैं वीडियो बना रही हूँ, वो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ही हम यहाँ कंसिडर करेंगे, और इसके जो है अदर फाइनेंशियल ईयर के बाद में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लो, अगर मैं 2019 की बात करूं, 2019 का अगर हमें नेशनल इनकम काउंट करना है तो हम यहाँ पर 2014 का प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें 2019 का नेशनल इनकम पता करना है। तो वो जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसी का हमें जो है यहाँ पर प्रोडक्ट जो उस ईयर के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं उन्हीं को यहाँ पर कंसिडर करना है, पहले वाले नहीं और बाद वाले भी नहीं। सिर्फ जिस ईयर के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर होगा हमारा, वो फाइनेंशियल ईयर को यहाँ पर कंसिडर करना है। और फाइनेंशियल ईयर कब होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये जो डेट्स होती हैं, इसके अंदर जो ईयर के अंदर कोई भी यहाँ पर कोई भी मूवी बन रही है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जो हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो वो बनाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट जो इस ईयर के अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर, ये फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसके अंदर जो प्रोड्यूस हो रहे हैं हमें वही कंसिडर करने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिस इज़ अ फ्लो कंसेप्ट। नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम फ्लो कंसेप्ट है। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। National income is a flow concept as it shows flow of goods and services produced in an economy during a year। पूरे के पूरे ईयर के अंदर यहाँ पर जो है शो करता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और नेक्स्ट पॉइंट है मनी वैल्यू, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेशनल इनकम जो हम कंसिडर करेंगे तो वो एक्सप्रेस होगी मॉनिटरी टर्म्स के अंदर। मनी टर्म्स मतलब मॉनिटरी टर्म्स, मनी से रिलेटेड होगा तो वो मॉनिटरी आता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज लिखनी है सबको, टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज लिखनी है, तभी ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर मॉनिटरी टर्म्स ही लिखना है सबको, मनी टर्म्स नहीं लिखना, मॉनिटरी टर्म्स लिखना है सबको। मॉनिटरी टर्म्स लिखेंगे। मैंने आपको समझाने के लिए बताया है रिलेटेड टू मनी, और यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज मनी को, और यहाँ पर जो है एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का थ्रू दी और विद दी हेल्प ऑफ मनी। तो यहाँ पर जो है नेशनल इनकम को भी हम मनी वैल्यू मतलब मॉनिटरी टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस करेंगे, और जो है नेशनल इनकम हम यहाँ पर जब कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे फीचर्स बताए हैं। फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट गुड्स को कंसिडर नहीं करना है, डबल काउंटिंग नहीं करनी है, नेट एग्रीगेट वैल्यू चाहिए है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट को बिल्कुल भी यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है। 4th वन हमने पढ़ा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का यहाँ पर जो है नेट इनकम निकालना है तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पर पेमेंट्स और रिसिप्ट्स, तो यहाँ पर रिसिप्ट्स में से पेमेंट माइनस करना पड़ेगा। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको कंसिडर करना पड़ेगा। और यहाँ पर लास्ट वाला है मनी वैल्यू, जो कि मॉनिटरी टर्म्स मतलब मनी टर्म्स के अंदर ही यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे नेशनल इनकम को। तो ये लास्ट फीचर है, और यहाँ पर मैंने आपको सारे के सारे फीचर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम एक्सप्लेन करूँगी, 2 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।